जय हिंद मित्रों, आज आप सभी के बीच मेला आंचल का अगला पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि हम लोग मेला आंचल में ये देख रहे हैं कि अभी आज तो हम 12वें पार्ट से इसका करेंगे। आगे के हमने 11 पार्टों को देखा है। तो आपने देखा कि डॉक्टर प्रशांत गांव में आ चुके हैं और अभी तो ये है कि वो लोगों की दवा भी कर रहे हैं। और आपने देखा था कि वो गए थे और जो विश्व गाँव के कायस्थ टोला के थे तहसीलदार साहब विश्वनाथ, जो राजपारबंगा के तहसीलदार थे, उनकी बेटी थी कमली। तो कमली बराबर वो बीमार हो जा रही थी, तो जाके उनका देखभाल करना और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जो दोस्त थी ममता, उनको पत्र भी लिखा था और वो आके गांव के पूरा स्थिति देख रहे हैं। और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि अब जो कबीरपंथी आश्रम था, तो आश्रम में देख रहे थे कि अब ये है कि जो महंत साहब थे वो रह नहीं थे, तो अब ये था कि उत्तराधिकारी कौन होगा वहाँ का। तो यही सब बातें लेके चल रही थी और यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए कि मठ पर आज क्या है कि आज मठ पर आचार्य गुरु आने वाले थे नए महंत को चादर टीका देने के लिए, क्योंकि अब कोई नया ही बैठेगा। तो ये था कि अब वो आचार्य गुरु आने वाले थे कि अब कोई नया महंत बैठेगा तो चादर टीका देने के लिए मुजफ्फरपुर ज़िले का एक मूर्ति आया लरसिंह दास। तो मुजफ्फरपुर ज़िले का एक मूर्ति आया लरसिंह दास आचार्य गुरु मुजफ्फरपुर ज़िले के पुपड़ी मठ पर भंडारे में आए हैं। लरसिंह दास खबर लेकर आया है कि आचार्य गुरु आ रहे हैं आज, और मठ के सभी सेवक सती आसपास के बाबू बबुआन लोगों को पहले ही खबर दे दी जाए। रामदास को महंती का टीका मिलेगा। तो रामदास को फिर ये हुआ था कि आगे जो मिलने वाला है वो अब रामदास बैठेंगे। महंत सेवादास जो थे, जिनका निधन हो गया, और आपने देखा कि जिन्होंने लक्ष्मी को पाला पोसा और वही एक थे संत, तो अभी वो नहीं रहे महंत सेवादास। तो उनका एकमात्र चेला कौन था? रामदास। तो ये हुआ कि चेला को ही मिलेगा। तो अभी रामदास को ये हुआ कि उन्हीं को बनाना है। रामदास सोचता है यदि खजड़ी बजाना नहीं जानते तो आज तक बेलाही के जमींदार की भैंस की पूंछ हाथ से नहीं छोड़ते। महंत साहब उसकी खजड़ी सुनकर मोहित हो गए और वह रात को ही महंत साहब के साथ भागकर मेरीगंज मठ पर आ गया। वो आज सोच रहा है कि हमारी भी तकदीर कैसे खुलने वाली है। बस सोच रहा है कि हम भी एक खजड़ी बजाते थे और वो कैसे मुझ पे मोहित हो गए। तो आज उन्हीं की देन है कि मैं आज यहाँ पे हूँ। और 15 साल पहले की बात है, 15 साल बाद रामदास का भाग फिरा है। उसको लगा कि आज तो वो धन्य हो, अब वो तो सेवादास रहे नहीं, अब महंती का सब कुछ मुझे मिल रहा है। तो उसको लग रहा है कि चलो भैया 15 साल बाद सफल हुआ जीवन, अब मुझे महंत का दारोमदार यानी उनका अधिकार सारा मिलेगा, महंत का मालिक मैं हो जाऊंगा। तो कहते हैं जय हो सदगुरु साहिब की। नियम के अनुसार सभी पंचों की उपस्थिति में नया महंत एक इकरारनामा लिख देता है। हमेशा लंगोटा बंद रहकर सदगुरु के स्थल की रक्षा करेंगे। किसी तरह का मादक द्रव्य सेवन, अच्छा इतना करना पड़ता है। जैसे एक शपथ होता है कि राष्ट्रपति वगैरह जितने भी हैं आप देखिए, तो सभी को शपथ लेना पड़ता है कि भाई आप आ रहे हो और एक तरीके से आप पे बहुत ज़्यादा दायित्व है, तो दायित्व का निर्वहन आप कैसे करोगे। तो इकरारनामा होता है और उसमें ये होगा कि हमेशा आपको कैसे रहना है, आपके रहने के साथ आप जहाँ वो रहोगे स्थल की रक्षा करनी है, आपको किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का सेवन नहीं करना है, दासी रखेली नहीं रखेंगे आप, आदि तमाम चीज़ें होती हैं कि आपको इन सारी चीज़ों से एक तरीके से जैसे ब्रह्मचर्य का जीवन हो गया ना, कि बिल्कुल आपको एकांत में इस तरीके से रहना है, लोगों के कल्याण के बारे में सोचना है, अपनी सुखद जिंदगी के बारे में उस तरह कल्पना नहीं करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद आचार्य गुरु एक सूरत हाल पर दस्तखत करके नए महंत को देंगे। फिर चादर टीका की विधि संपन्न होती है, दही की टीका और सिर पर धूप धान। बस नए महंत साहब उस दिन से 900 बीघे की पत्नी, मतलब 900 बीघे की पत्नी के एकमात्र मालिक हो जाएंगे। तो मतलब ये हुआ 900 बीघा जो ज़मीन है उसके एकलौते वो माँ के मालिक हो जाएंगे। लरसिंह दास तो आचार्य जी का संदेशा लेकर आया था, किंतु मेरीगंज मठ पर एक ही रात रहने के बाद उस पर महंती का मोह सवार हो गया। अब देखिए गड़बड़ हो गया। ये आए थे ये बताने, संदेश लेके आए थे कि चलो गुरु साहब आने वाले हैं और अब रामदास को बैठना है, तो गुरु जो पूरा संपन्न करना है कि कौन कैसे बैठेगा वो सारा वो काम करेंगे। अच्छा ये इनका एक तरीके से ये था कि आप फॉलोअर होंगे तो उनको भेजा गया था कि आप एक अनुयायी की भांति जाइए और वहाँ पे बता के आइए कि कल आने वाले हैं आज, तो आप उसके अनुरूप तैयारी कर लें। लेकिन जैसे ही आया और मठ में एक रात से बिताता तो इसको लगता नहीं ऐसा तो हो मेरे साथ कि मुझे ही महंत का वो मिल जाता। तो ये एक लोभ, बस इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है लालच।
और जब आता है संदेशा लेकर, जब एक ही रात सुनता है तो रहता है लोगों की, तो उसके बीच सवार हो जाता है कि 900 बीघे की काश्तकारी कलमी आम का बाग है, 10 बीघे में सिर्फ केले ही लगे हुए हैं, एक एक घौर में 1000 केले फरे हैं, हजरिया केला है, 2 कोड़ी गाय है, 4 गुजराती भैंस और सबसे कीमती संपत्ति अमूल्य धन लक्ष्मी दासीन। अब देखिए लक्ष्मी दासीन भी थी, तो वो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये लोग उस तरीके से ब्रह्मचर्य पालन और इस तरीके से कुछ सामाजिक कल्याण में निष्ठा में रहने वाले हैं। ये तो इस तरीके से आए हैं कि इनको इतना ज़्यादा ज़मीन जायदाद, इतने मालिक होंगे अगर महंत बन जाते हैं उसके। और फिर साथ ही साथ आपने देखा थी जो बचपन से ही लक्ष्मी वहाँ पे मठ पे रही है, तो इन लोगों के लिए दासीन थी, यानी एक तरीके से जो चीज़ें इसमें मना की गई थी तो वो चीज़ों को देख के, यानी इनको लक्ष्मी को भी देख के ये लग रहा है कि चलो लक्ष्मी भी हासिल हो जाएगी, जो कि संपत्ति एक अमूल्य संपत्ति है। महन साहब को बस यही एक चेला है, महन साहब का बस एक यही चेला है रामदास, तो कानूनन रामदास ही होने वाला अधिकारी महंत है। रामदास काठ का उल्लू। अब देखिए ये चीज़ है कि रामदास को कैसे फंसाया जाए। रामदास काठ का उल्लू, रामदास सदगुरु हो ये अंधेर है, रामदास महंत नहीं हो सकता। छुछुंदर की तो सूरत है, वह महंत होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये लक्ष्मी श्राप भ्रष्ट अप्सरा। अब देखिए लक्ष्मी ने लरसिंह दास की आंखों में न जाने क्या देखा है कि उसकी छाया से भी वो बचकर चलती है, मतलब उसे बिल्कुल, लक्ष्मी को बिल्कुल लरसिंह जो है वो भा नहीं रहा है, वो बिल्कुल बच के भी चलती है। रात में किवाड़ मजबूती से बंद करके सोती है, किवाड़ की छिटकली लगाने के बाद एक ओखल किवाड़ में सटा देती है। लरसिंह दास को शायद बहुमूत्रा की बीमारी, रात भर में 10-11 बार पेशाब करने के लिए उठता है। हर बार धोनी के पास सोया हुआ रामदास उसे टोकता है, कौन? लरसिंह दास किसी बार जवाब नहीं देता। कल रात एक बार गुस्से में जवाब दिया, महंत होने के पहले ही अंधे हो गए क्या तुम? देखते नहीं हो? जैसे गुरु वैसा चेला। रामदास कुनमुना कर रह गया था। सुबह कुछ सत्संग के समय ही लक्ष्मी बरस पड़ी थी। क्यों आप वैसी भाखा बोलते हैं? महंत होने के पहले ही अंधे हो गए। जैसा गुरु निंदा सुन ही जो काना, मैं गुरु निंदा नहीं सुन सकती, नहीं सह सकती। रामदास को आप क्या समझते हैं? वह इस मठ का अधिकारी महंत है। आपके जैसे एक कोड़ी बेल्टा साधुओं को वो रोज प्रसाद देगा। बात करना भी आपको नहीं आता। आने दीजिए आचार्य जी को। तो मतलब आचार्य को आने की धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी क्या औकात है लरसिंह सिंह, तुम होने वाले रामदास को इस तरह डांट रहे हो। तो ये लक्ष्मी को गुस्सा आता, क्योंकि जो लक्ष्मी रहती है दासीन, वो भले ही आपने देखा सेवादास ने उन्हें बहुत सताया, एक तरीके से बहुत ही उनका शोषण हुआ, लेकिन उन्होंने लगा कि ठीक है जैसे भी किए हमको पाले तो सही है। पर ये लरसिंह दास से वो और चिढ़ती थी, तो उसको और गुस्सा आया कि ये होके कल के आके सुना के जा रहा है। रामदास भी सुना देता है, रात में हम छोड़ दिया, लेकिन अब बोलेंगे तो सीधे पश्चिम का रास्ता दिखा देंगे, समझ रखें। भंडारी तो नंबरी शैतान है। कल से ही उसने बदमाशी शुरू की। दाल की कटोरी में सिर्फ पानी रहता है, आलू की भुजिया दोबारा नहीं देता, घी मांगने पर कहता है दाल घी से बघारल है। केला बिक्री होने के लिए हाट बेच दिया जाता है, दूध में पानी मिलाकर देता है। बालभोग में पहले दही चूड़ा देता था, कल से सिर्फ चूड़ा लाकर रख देता है। बिल्टा साधु, तो बिल्टा साधु है, वो भी गाली देकर कि उसे बिल्टा साधु कहते हैं। लक्ष्मी पहले यीशु तो उसे नहीं जानती थी, कैसे जान सकती? वह कभी पहले यहाँ आया नहीं। पुपड़ी मठ से भी तो कभी कोई मूर्ति यहाँ पे नहीं आया, मूर्ति यहाँ पे नहीं आया। सोनमतिया कहारिन भी तो नहीं आई है यहाँ पे, ये संभव है उस बार अपनी बेटी रधिया को खोजने के लिए यहाँ भी पहुँची हो, ठीक है। तो कहती है कि रधिया को पहली बार जब देखा तो उसके मन की ऐसी हालत हो गई थी कि कनपट्टी के पास हमेशा गर्म रहता था, लेकिन रधिया अल्लड़ती एक ही चक्कर में जाल में आ गई थी। लक्ष्मी तो पुरानी है, खेली खिलाई है, 70 चूहे खाई हुई है। यदि वो रधिया को लेकर नौटंकी कंपनी में नहीं शामिल होता तो रधिया हाथ से नहीं निकलती। नौटंकी कंपनी के मालिक की ही बात रहती तो वह सह ले सकता। हारमोनियम और नगाड़े वाले भी रधिया को कभी फुर्सत नहीं देते, कभी ताल का रिहर्सल करना तो कभी नाच सिखाना। रधिया साली भी मतलब गाली देके यहाँ पे बहुत संबोधित किया गया कि वो भी ठीक नहीं है, कुत्ती है ऐसा करके, वो भी तो बदल गई थी। लरसिंह दास अपने सिर के दाग पर हाथ फेरकर मफलर से ढक लेते हैं। साले नागड़ची ने ठीक सामने कपाल पर ही डंडा चलाया था। मठ लौटने पर महंत साहब ने खड़ाऊ से मरम्मत की थी, लेकिन 7 दिन से उपवास किए हुए शरीर में इतना दम कहाँ था जो भागे। सिर की घाव ताज़ा ही था। महंत साहब की खड़ाऊ गुरु की खड़ाऊ थी। महंत साहब के पैर पर वह लेटा रहा था। वे बहुत दयालु पुरुष थे। लरसिंह दास उनका इकलौता चेला है। अब जो पूर्णिया में है
पुपड़ी मठ में है, वो उनके महंत साहब जो आचार्य जी, उनके एक खड़ाऊ यानी ये लरसिंह दास उनके एक लौते चेले हैं। गुरु ने क्षमा कर दिया और महंत साहब के शरीर त्यागने के बाद पुपड़ी मठ की महंती उसे ही मिलती, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि रामबरन कोयरी ने उसकी मति फेर दी और लरसिंह दास नेपाली गांजा में बड़ा नफ़ा होता है, इसने चक्कर में वो 10 रुपये का लाओ और 400 बनाओ। नेपाल में 4 आने शेर गांजा मिलता है। बराछत मेले के समय साथ चलो। महंत साहब ने जो शरीर त्याग दिया तो जेल में था, तो जब जेल में था तो लरसिंह दास को वहाँ की पुपड़ी के तो मिल ही नहीं पाई थी। अब वो सोचा कि यहाँ पे आए हैं तो हमें यहाँ वाला मिल जाए। महंत साहब ने मरने के समय जीवत दास को चेला कबूल कर चील लिख दिया, वील लिख दिया, नहीं तो वो भी एक मठ का महंत होता आज, मतलब आज लरसिंह भी अपने वहाँ का एक महंत होता। तब लक्ष्मी उसे बिल्टा साधु नहीं कह सकती, तब तो पैर पखार कर पैर के 10 नखूनों को धोकर वे प्रेम से चरणोदक पीती, लेकिन वह लक्ष्मी को चरणोदक पिलाकर छोड़ेगा। उसके मन में आया कि अब आज जैसे बोली है ना घमंड के साथ, हम भी बदला लेंगे। रामदास क्या है रामदास, मत बोलिए, अधिकारी जी कहिए, कोठारी से कहो कि लरसिंह दास आज जा रहा है। जा रहे हैं तो जाइए ना, तुम कोठारी से कहो, तुम ताम मत करो, कोठारी जी से क्या कहेंगे, राह खर्च कल ही कोठारी जी ने दे दिया है। रामदास झोली से एक 5 रुपये का नोट निकालकर लरसिंह दास को उसके आगे फेंक देता कि अच्छा तुम जाओ। हम पूछना चाहते कि कोठारी ने हमारा अपमान काहे किया, हमको बिल्टा काहे बोली, हमारे आचार्य गुरु को काहे गाली उन्होंने दिया। आचार्य गुरु को कब गाली दिया है, बोली नहीं थी। पूजा विदाई लेने के समय आचार्य गुरु हैं, बेर बखत पढ़ने पर सीधा जवाब मिलता है। आज आचार्य गुरु हुए, कल तक तो गुरु भाई थे, ये गाली नहीं तो और क्या है। संसार में सत्य को भी लेस जरा रहने दीजिए साधु महाराज। लक्ष्मी अंदर से निकल कर कहती है, साधु का काम झूठ बोला नहीं है। छी 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 छी, क्या हमको बिल्टा नहीं कहा तुमने? तुमने नहीं कहा मेरे को। रामदास, लक्ष्मी गरुदोष उठती, उसको और गुस्सा आता लरसिंह पे। गर्दनियाँ देकर निकाल दो इसको, ये साधु नहीं राक्षस, इसके सिर पर माया सवार है। इससे पूछो आज सवेरे जब मैं स्नान कर रही थी तो बांस की पट्टी में छेद करके क्या देखता है शैतान। लक्ष्मी फुफकारती हुई अंदर चली जाती है। रामदास उठकर लरसिंह दास के गले में हाथ लगाकर धक्का देता है। लरसिंह दास सीढ़ी पर गिर पड़ता है, नाक से उसके खून निकल आता है। जय हिंद रामदास जी, क्या है, क्या हुआ? बालदेव जी लहू देखकर घबरा जाते हैं। अब बालदेव आ गए, अब वो तो स्वराजी थे। कुछ नहीं, पचवरिया साधु हैं, काया में कहीं साधु स्वभाव है नहीं इनके। कोठारी जी से मतलब वो बदकुटी करते हैं, तो मारपीट क्यों हो गई? शांति से भी काम करा जा सकता है, हिंसा बात नहीं करना चाहिए। अब देखिए ये गांधी जी के हैं पक्के वाले भक्त, तो कह रहे हिंसा से नहीं, उसको चपट नहीं लगानी चाहिए थी। रामदास, बालदेव जी को अंदर भेज दो। उन्होंने कहा बालदेव जी को अंदर भेज दो। लरसिंह दास नाक का खून पूछते हुए देखता है बालदेव नाम का यह खद्दरधाड़ी आदमी अंदर जा रहा है सीधे लक्ष्मी की कोठरी में। जय हिंद बालदेव जी। शायद ये खद्दरधारी और लक्ष्मी एक ही आसनी पर बैठे हैं, एकदम आसपास देश से देश हटाकर। अच्छा, वाद विवाद। इसके बाद आप देखते हैं कि 13 में पार्ट है 38 भाग में कि गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं। सिर्फ जोतकी जी नहीं, जोतकी जो कि ब्राह्मण टोला के थे, तो कह रहे हैं कि गांव के ग्रह अच्छे नहीं लग रहे हैं। सिर्फ जोतकी जी नहीं, गांव के सभी मातबर लोग मन ही मन सोच विचार कर देख रहे हैं कि गांव के ग्रह अच्छे नहीं लग रहे हैं। तहसीलदार साहब को, जो विश्वनाथ थे, तो तहसीलदार साहब को स्टेट के सर्किल मैनेजर ने बुलाकर एकांत में कहा है, 1 साल का भी खजाना जिन लोगों के पास बकाया उन पर चुपचाप नालिश कर दो। बाल बलाए से नोटिस 58 भी तामील करवा दो। कुर्की और इस्ताहार निकास करवाकर सर जमीन पर चपरासी को ले जाने की ज़रूरत नहीं। कचहरी में ही बैठकर गांव के चमार से अंगूठा का टीप लगाकर ढोल बजाने की रसीद बनवा लो। गांव के घूस देकर 1-2 गवाहों को भी ठीक करके रखो, स्टेट से उसको भत्ता मिलेगा। इन कांग्रेसियों का कोई ठेका नहीं है, कोई ठीक नहीं है। इन कांग्रेसियों का कोई ठीक नहीं। सिंह जी जो थे, यादव टोला के नडेलों का सीना तान कर चलना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब ये जो सिंह है कि यादव टोला वाले कैसे, और आपने देखा था शायद ये दोनों लोग मिल भी गए थे, और आपने देखा था कि यादव टोला के जो तो वो नाराज़ भी हो गए थे खिलावन, क्योंकि वही अपने यहाँ पे बालदेव जी को रखे थे और बालदेव जी की भाषण से वो लोग मिल बैठे थे। अब इनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि यादव टोला के लोग ऐसे कैसे नहीं कर सकते, और कालीचरण तो यादव टोला का ही था। अब दिक्कत ये होती है कि सबके जो है ना हित आपस में टकराते चले जाते हैं।
सिंह जी यादव टोला के नडेलों का ऐसे तान कर चलना देख नहीं सकते थे और जोतकी जी ठीक कहते थे बार बार। जोतकी जी ये हमेशा लड़ाते थे कि यार तुम लोग अभी ये लोग हमसे मुंह लड़ाएंगे, हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय हम लोग से मुंह लड़ाएंगे। तो जोतकी जी ठीक कहते थे कि बार बार लाठी भाला दिखलाते हैं, हौसला बढ़ गया इन लोग का, अब तो राह चलते प्रणाम पाती भी नहीं करते, मतलब कि यादव लोग जो हैं वो प्रणाम करना चाहिए उन लोगों को, श्रेष्ठ जनों को, तो वो प्रणाम भी नहीं करते, इनको ये भी सिखाया है। कलिया कभी कभी चिढ़ाने के लिए नमस्कार करते हैं। अब कालीचरण तो आप यादव टोला में कह सकते हैं सबसे तगड़ा भी है, सक्रिय भी है, तो कलिया को कह रहे हैं कि कभी कभी वो चिढ़ाने के लिए नमस्कार करता है, देह में आग लग जाती है सुनकर। लेकिन सिंह जी करें तो करें क्या, राजपूत टोली के नौजवान लोग भी ग्वालों के दल में ही धीरे धीरे मिले चले जा रहे हैं। मतलब ये हो रहा है कि राजपूत जो टोली है, आप देखेंगे उनका बेटा हरगौरी सिंह वगैरह हैं जो राजपूत टोली के, तो बहुत लोग हैं कि धीरे धीरे उनके आरएसएस के साथ हो जा रहे हैं संबंध। अब एक तरीके से देखा जाए तो वो भी थोड़े स्वराजी टाइप में। अब बालदेव जी भी कहाँ रह रहे हैं, वो भी यादव टोला में ही हैं। तो कह रहे हैं कि दिक्कत एक हमारे यहाँ के जो राजपूत टोला के नौजवान लोग भी, वो भी ग्वालों के दल में ही धीरे धीरे चले जा रहे हैं। अखाड़े में ग्वालों के साथ वो कुश्ती लड़ते, रोज़ शाम को कीर्तन में भी जाने लगे। हरगौरी ठीक कहता था यदि यही हालत रही तो 5 साल के बाद ग्वाले बेटी मांगेंगे। तब काली कुर्ती वालों के बारे में जो हरगौरी कहता था ना, उन लोगों को बुला लिया जाए। कहता था लाठी भाला सिखाने वाला मास्टर आवेगा, संयोजकी या संचाल जी क्या कहते थे, सो आवेंगे, हिंदू राज महाराणा प्रताप और शिवाजी का राज होगा। हरगौरी आजकल बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। भंडारा के दिन सिंह जी रूठे हुए हैं। खिलावन सिंह यादव को घर से ज़बरदस्ती खींचकर ले आए गए थे, लेकिन खिलावन सिंह का मन रूठा ही हुआ था। जोतकी काका रोज आते हैं। उन्होंने कहा सकलदीप का 18 साल का उम्र में, मतलब सकलदीप एक तरीके से उनके बेटे हैं, तो ये समझाया जा रहा है उनको कि सकलदीप का 18 साल का, सकलदीप जो खिलावन के बेटे होते हैं मतलब यादव टोला के, तो ये हुआ कि सकलदीप का ये 17वां जा रहा है और 18 साल की उम्र में माता पिता को विजोग लिखेगा। यानी ऐसा कुछ पता चला है कि 17 या 18 साल में उनके पिता या माता में से कोई नहीं रहेंगे, ऐसा लिखा गया है, ये पता चला था। तो ये हुआ कि सकलदीप की माँ बेटे का गौना करवाने के लिए रोज़ तकादा करती है कि बेटों को वकील बनाने की इच्छा शायद काली मैया पूरी नहीं होने देंगी, गौना के बाद फिर क्या पड़ेगा। माता पिता का विजोग, बालदेव को सारी दुनिया की भलाई तो सोचती है, मगर जिसका नमक खाता है उसके लिए एक दिन का भी तो सोचे। दिन भर तहसीलदार के यहाँ बैठा रहता है और शाम को कीर्तन करता है। कमला किनारे वाले एग्जाम में कलरू पासवान के दादा का नाम कायमी बटैयादार की हैसियत से दर्ज है। बालदेव से कहा कि कलरू से कह सुनकर सुपुर्दगी लिखवा दो, रजिस्ट्री करवा दो, तो कान ही नहीं दिया। हलवाहा गोनाए तत्मा कल से हल जोतने नहीं आता, कहता है पिछले साल का बकाया साफ कर दीजिए तो हल उठावेंगे। बालदेव टुकुर टुकुर देखता रहा, कुछ बोला भी नहीं, उल्टे हमसे बहस करने लगता। गरीब लोगों का दरमाहा नहीं रोकना चाहिए भाई साहब, है ना। तो ये उनको गुस्सा आ रहा कि फालतू में हमने ये बालदेव को, जो कि स्वराजी है, हिंसा मत करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, बार सिखाए जा रहे। और हमारे भविष्य में देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि हमारा बेटा सकलदीप, अब नहीं पता कि 18 साल में कौन उससे वियोग का हो जाएगा, तो उसको लग रहा है कि बालदेव को मेरा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये जो जोतकी जी है, ये तो अपना अलग ही राग अलापे हैं। जोतकी जी की 18 साल की नववधू कंचीरा वाली, अब देखिए इनकी पत्नियों की भी आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी लिस्ट है, 1-2 नहीं बल्कि 4-4 पत्नियां इनकी रही हैं। अब जोतकी जी की पत्नी है, ये चौथी आई थिंक, हाँ चौथी पत्नी है कंचीरा वाली, पहली तो और भी नहीं रही। अब जोतकी जी की 18 साल की नववधू जो कंचीरा वाली है, कंचीरा वाली, उसके पेट में रोज़ खाने के बाद दर्द हो जाता। पिछले 1 साल से वो खाने के बाद पेट पकड़कर सो जाती। इस साल तो और भी दर्द बढ़ गया। डॉक्टरी दवा, अब बात आई डॉक्टरी दवा, नहीं डॉक्टरी दवा तो पेट टीपेगा, जीभ देखेगा, आँख की पपनियाँ उल्टा कर देखेगा, पेशाब और पखाना के बारे में पूछेगा, शायद लहू भी जांच करे। इधर वो रोज़ कहती है कि डॉक्टर बाबू ने कोयरी टोला की छोटी चंपा को एक ही इंजेक्शन में आराम कर दिया था। इसी तरह उसके पेट में भी दर्द रहता था। औरतों को समझाना बड़ा कठिन काम है, सभी औरतें एक समान जो जिद पकड़ेंगी ना, पकड़े रहेंगी। जोतकी जी को अपनी 4 स्त्रियों का अनुभव है। पहली बेचारी को तो सिर्फ मेला बेजार, मतलब कि मेला और बाज़ार देखने में मज़ा आता था, तो उसका ऐसे ही मेला बाज़ार में ही खो गया, कोई उसको दिक्कत नहीं हुआ, वो जाती थी, मस्त रहती थी। देखिए एक पत्नी के बारे में बता रहे हैं, इनको इतना तगड़ा अनुभव कि 4-4 पत्नियाँ इनको हैं और सबका इनका अनुभव है। तो इन्होंने बताया एक तो थी उसको मेला, मतलब मेला बाज़ार देखने का मज़ा था, तो वो उधर ही रहती थी।
जहाँ मेला आता था कि ज्योतिकी जी के 30 दिन परमानंद झांकी खुशामद वो करने लगती थी, बस उसको मेला दिखा दो, है ना, मेला। और फिर ये था कि परमानंद की भैंसा गाड़ी पर ही मेला जाएगी। परमानंद बेचारा खुद गाड़ी हाँक कर मेला ले जाता था, कभी भाड़ा नहीं लेता था। आखिर बेचारी की मृत्यु भी मेले में ही हो गई। उस साल अर्धोदय के मेले में वहाँ जोरों का हैजा फैला था। दूसरे को हुक्का पीने की आदत थी। अब देखिए दूसरे को क्या थी, दूसरी इनकी स्त्री थी, उसको हुक्का, जैसे एक को मेला देखने की बड़ी आदत थी तो मेला में निपट गई, दूसरी को ये था कि हुक्का पीने की बड़ी आदत थी। ब्राह्मण का हुक्का पीना, लेकिन क्या किया जाए, ज्योतिकी जी क्या करते, औरतों की जिद थी। जब वो बीमार पड़ी है तो बहुत बार ज्योतिकी जी को हुक्का तैयार कर देना पड़ता था। मतलब ये कंडीशन थी कि वो बीमार भी पड़ी थी और ज्योतिकी जी से वो क्या मांगती थी, मतलब किस वजह से बीमार हो। एक तरीके से आप ये भी देखिए कि गर्ल्स मतलब एक तरीके से इनकी पत्नी ही थी जो इनको ही बोलती थी कि हुक्का तैयार करके दे, जबकि वो बीमार थी। तब क्या करते थे ज्योतिकी जी, जो दूसरे को बड़ा सलाह देते उसको हुक्का पीने को लास्ट में भी देते थे जब तक उसका अंत होया। अब इनकी ये तो है, ठीक है। इसके बाद पुरानी खांसी से वो खांसते खांसते मर गई। तीसरी को इस बात की जिद लग गई, अब तीसरी पत्नी जो है इनकी, तीसरी पत्नी को इस बात की जिद लग गई थी कि वह गांव के लड़कों से हंसना बोलना नहीं बंद करेगी। ये तीन स्त्रियां थी, तीन विचित्र प्रकार की। एक को मेला देखने का मन करता था, वो मेले में निकल ली। दूसरे को हुक्का पीने का बड़ा शौक था, वो हुक्का पीते पीते निकल ली। तीसरे को है कि तीसरे का भैया शादी करेंगे तो जो गांव के लड़के हैं उनसे मेल मिलाप हम नहीं छोड़ेंगे। तो इनका अलग ही डिमांड था, ठीक है। ज्योतिकी जी सब मान के चलते रहे। अब हुआ क्या, तीसरी को इस बात की जिद लग गई थी कि वो गांव के लड़कों से हंसना बोलना बंद नहीं करेगी। और कंचीरा वाली को, अब देखिए चौथी है कंचीरा वाली। कंचीरा वाली को डॉक्टरी दवा की जिद की। वो गांव के लड़कों, हाँ, जो कंचीरा वाली है उसने जिद, उसको लग गई कि एकमात्र पुत्र रामायण जो राम नारायण तो कुपुत्रा निकला, एक पुत्र है राम नारायण, उसको बोला गया वो तो कुपुत्र निकला। बितापन नाच करता है। ततमा पासवान यानी देखिए एकदम कंट्राडिक्टरी आपको देखने को मिलेगा। ये है ब्राह्मण के और सामने है ततमा टोली जो कि एकदम निम्नतम वाली है। पर आप देखेंगे इनका जो बेटा है राम नारायण, उनका संबंध ये ततमा टोलियों वाले से है। ये भी इनको लग रहा है कि एकदम नालायक एक नंबर का निकला, नाक कटवा दिया, ये तो सीधे ऊपर से नीचे एकदम छलांग लगा दिया। ततमा पासवानी के साथ वो रहता था। सारी ब्राह्मण मंडली में उसकी शिकायत फैल गई थी, कोई बेटी देता ही नहीं था। ज्योतिकी जी करें तो करें, मतलब ज्योतिकी जी को आप देख सकते हैं कि इस एज में वो बड़े असमंजस की स्थिति में है, उनका खुद ही कोई साथ देने वाला नहीं। हाथ की उद्धव रेखा तो सीधे तर्जनी में चली गई, लेकिन कुंडली के दसम पर घर में शनि है। समझाते समझाते थक गए कि अपना नाम राम नारायण मिश्र कहा करो, लेकिन वो भी गंवार की तरह नाम लरईन ही कहता है। राम नारायण के साथ कंचीरा वाली को एक दिन अस्पताल भेज दे, घर पर बुलाने से तो डॉक्टर फीस लेगा। नरसिंह दिवस गांव के घर घर में जाकर पंचों से कह रहा है आचार्य गुरु आ रहे हैं, मतलब आचार्य आ रहे हैं, वो संदेश देने जा रहा है। मठ का अधिकारी महंत वही है, उसी को चादर टीका मिलनी चाहिए। महंत की रखेली ने दासीन को मठ के मामले में कुछ बोलने का अधिकार नहीं। रामदास तो भैंसवार है, इतने बड़े मठ को चलाना मूर्ख आदमी के बूते की बात नहीं है। वो बीए पास है, अंग्रेजी में ही वीजक बाजता है, इसलिए तो बाबड़ी केस रखता है, धोती कुर्ता पहनता और आधी मूछ कटाता है। मठ पर एक स्कूल खोलेंगे, गांव वाली की भलाई करेंगे। आप लोग बुद्धिमान आदमी हैं, खुद विचार कर देख सकते हैं कि दासीन रखेलीन मठ को बिगाड़ देती है, साधु धर्म को भ्रष्ट कर देती है। आप लोग खुद विचार कर देख सकते हैं। तो घर घर ये प्रचार करा, भैया एक काम करो, उस रामदास के लायक नहीं वो मठ चलाने का। इनडायरेक्टली ये यही बता रहा है, साध रहा अपना हित, कि मुझे बैठा दो मठ पे, मैं सबका हित करूँगा। और वो उसका ये भी मन है कि सबको ये भी सिखा रहा है कि जो लक्ष्मी बैठी ना, जब तक सेवादास थे ठीक है, अब सेवादास नहीं रहे, अब एक काम करो इनकी भी, लक्ष्मी की भी छुट्टी कर दो। अब तंत्रिमा टोली में पंचायत हुई, बंदिश हुई तंत्रिमा टोली की कोई औरत अब बाबू टोला के किसी आंगन में काम करने नहीं जाएगी। अब देखिए तंत्रिमा टोली यानी जो उसका बिल्कुल निम्नतम टोला था, तो ये वो जो निम्नतम जो सेवा के लिए जाती थी। आप एक समय कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे वर्ण सिस्टम था, वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था में आप ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जिनको हम शूद्र कहते हैं बेसिकली वो एक तरीके से सेवा प्रदान करने वाला होता था। तो तब भी होता था कि जो जिसका प्रकार का काम होता था, तो जैसे आज सर्विस सेक्टर आप कहते हैं, ऐसे कि हम जब दूसरे को किसी को सेवा दे रहे हैं तो शूद्र की श्रेणी में थे। वो तो गलत ही उनका गलत ही मतलब ये हुआ कि लोगों ने इंटरप्रेटेट कर दिया, तो शूद्र को हम लोगों ने बिल्कुल निकृष्ट समझ लिया और इस तरीके से बराबर उस चीज़ का चलन मिला है। जबकि वैदिक काल में आप देखेंगे ऐसी स्थिति नहीं रही, उत्तर वैदिक काल तक प्रचलन ऐसे आया कि वो चीज़ें बिगाड़ दी गई।
तो अभी क्या है कि तंत्रिमा टोली यानी जो निम्नतम वाली श्रेणी वाले थे, इनका कुछ कर्तव्य होता था कि वो बड़े घरों में जाके सारे बड़े जितने भी साफ़ सफाई के काम सब करते थे। लेकिन अभी ये हुआ कि तंत्रिमा टोली वालों ने बोला कि नहीं, अब कोई भी औरत जो बाबू टोला है उसके किसी आंगन में काम करने नहीं जाएगी। बाबू बबुआन लोग शाम को गाँव में आवे, कोई हर्ज नहीं, किसी की अंदर हवेली में नहीं जा सकते। मजदूरी में जो एक आध सेर मिला उसी में सबों को संतोष रखना होगा। भलाई आमदनी में कोई बरकत नहीं। अनोखे और उचित दास छड़ीदार हुए, जिसे चाल से बेचाल देखेगा बांस की छड़ी से पीठ की चमड़ी उधार लेगा। तंत्रिमा लोगों की इस बंदिश के बाद गहलोत छत्री, कुर्म छत्री, पोलियो टोले, धनुकधारी और कुशवाहा छत्री टोले के पंचों ने भी ऐसी ही व्यवस्था की। सिर्फ जनेऊ लेने से ही नहीं होता, कर्म भी तो करना हो जाए। कोई बाबू कभी संथाल टोली में शाम या रात को उनकी औरतों से कोई दिल्लगी भी कर सकता है? संथालों के तीर पर जहर का पानी चढ़ाया रहता है। कुर्म छत्री टोले के नौजवानों ने कल रात को शिव शक्कर सिंह को बेपानी कर दिया। झुबरी मुसम्मात को घर तो टोले के एक छोर पर है ना, सिपहिया टोले की बांसवाड़ी के ठीक बगल में। लेकिन शिव शक्कर सिंह को क्या मालूम कि बांस की झाड़ियों में छोकरे पहले से ही छिपे हुए हैं। झुबरी मुसम्मात को 10 रुपये जरिमाना हुआ है, जहाँ से दे देना होगा देना, नहीं तो हुक्का पानी बंद। शिव शक्कर सिंह से रुपए लेकर इसी तरह लालबाग मेला में पंचलैट खरीद होगा। बिना पंचलैट वाली पंचायत की क्या कीमत? लैट के दाम में 20 रुपया और कम है। एक दिन फिर बांसवाड़ी में 1 घंटा मच्छर कटवाना होगा और क्या। काली चरण का अखाड़ा आजकल खूब जमता है, मतलब वो जमाता है। शाम को कीर्तन भी होता है और नए हारमोनिया खरीदा हुआ है। गंगा जी के मेले से गंगतिरिया ढोलक लाया गया है, खूब घमंडता भी है। बालदेव जी को कीर्तन तो पसंद है, लेकिन अखाड़ा और कुश्ती की खराब समझते हैं। शरीर में ज़्यादा बल होने से हिंसा बात करने का खौफ, क्योंकि भाई हिंसक हैं वो, हिंसक नहीं है तो, क्योंकि गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले, तो उनको लगता नहीं है ये सब चीज़ें गलत है। तो मतलब उन्हें कीर्तन तो पसंद है, लेकिन असल चीज़ ये है कि बुद्धि के बल से ही गांधी महात्मा जी ने अंग्रेज़ों को हराया है। तो उनका ये मतलब है कि बुद्धि के बल से ही, ज़रूर नहीं कोई कि अखाड़ा और कुश्ती के थ्रू किसी को हरा दे, ऐसा उनका मानना है। तो वो इस चीज़ को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन कालीचरण का अखाड़ा बंद नहीं हो सकता। ढोल की आवाज़ में कुछ ऐसी बात है कि कुश्ती लड़ने वाले नौजवानों के खून को गर्म कर देती है। अब शोभन मोजी ने ढोल पर लकड़ी की पहली चोट दी कि देह कसम साने लगते हैं ढिन्ना ढिन्ना करके, अर्थात आजा आजा इसका गाना होता है। सभी अखाड़े में आए हैं, कांची और जंगियाँ चढ़ाए, एक मुट्ठी लेकर लगाया आजा, और इस तरीके से मैदान जमा हुआ है। ऐसे गाने संगीत सब चल रहे हैं जैसे, और उसमें एक दूसरे को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। वाह वो बहादुर दाव काट कर बाहर निकल आया। ढोल के हर तोले से पैतरे बदले जा रहे हैं। काली थान में पूजा के दिन इसी ढोल की ताल एकदम बदल जाती है, आवाज़ भी बदल जाती है, धागिड़ देना, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये हुआ कि अब आगे है, अब देखिए ये 14 है आपका, और इसमें अब ये देखिए कि गाना चल रहा है कि चढ़ली जवानी मोरा अंग अंग फड़के, तो ऐसा गाना वहाँ पे देखिए। आंचलिकता एक तरीके से जो उपन्यास आप पढ़ रहे हैं तो आपको स्वाभाविक ये लगना चाहिए कि है ना, कि लोक साहित्य में या लोक कला में अगर जो जीवंतता बनाए रखने का काम करते तो यही चीज़ें हैं। तो मेला आंचल में आपको लगता है कि एक जो समाज है जिसमें अलग अलग टोलों में लोग विभाजित हैं, उसमें उनके अंदर खुशहाली अलग अलग चीज़ों को, चाहे वो कुश्ती कर रहे हैं या आपस में कोई चीज़ें हो रही हैं तो सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और उस तरीके से फंक्शन में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो वो भी एकदम जैसे देसी होता है बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये आपको सॉन्ग जो बीच बीच में है या कजली या जो भी है तो वो उस तरीके से अपने धुन में है कि पक्की सड़क पर गाड़ी वालों का दल भौजिया का गीत गाते हुए गाड़ी हाँक रहा है कि आ चल बढ़ के दाहिने, आ घोड़ा देखकर भी भड़कता है साला, हथवा रंगैया। तो ये सब गाने ये लोग गाते हैं। फिर ननदिया के दिल की हूक गाड़ी वालों के गाले से कूक बनकर निकल रही है। कमली की कोई, अब देखिए कमली की कोई भौजी नहीं है, किससे दिल की बात करें। भौजिया की नंदिया की तो शादी हो चुकी है, कमली का तो हाथ भी पीला नहीं हुआ है, प्रेम सागर में मन नहीं लगता। श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजा, एक दिन कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया कदम के ब्रिज पर बैठ के बंसी बजाए रहे थे। चिरहरण लीला की तस्वीर को देखकर कमली का जी न जाने कैसे कैसे करने लगता है। वो प्रेम सागर बंद कर देती है, तो वो प्रेम सागर पढ़ रही है, बंद कर देती है। सुबह प्यारू आया था, प्यारू तो उन्हीं का नौकर था जो डॉक्टर प्रशांत थे। सुबह प्यारू आया था, कितना गौ आदमी है प्यारू, आज क्या बना था प्यारू? डॉक्टर साहब आज ठीक समय पर खाए थे
ये शीशी बोतल रखकर पड़े हुए थे। प्यारू हंसकर हमेशा की तरह जवाब देगा, अरे क्या पूछती हो दैया, इस आदमी का हमको कोई ताल पता नहीं लगता। रोज़ कहेंगे कि प्यारू आज खाना ज़रा जल्दी बनाओ, और खाते फिर वही रात में 11 बजे और दिन में 2 बजे। आज बंधा का झोला बना था, झोल क्या खाएंगे, मिर्च मसाला छूते भी नहीं वो। खाने का तो कोई शौक़ नहीं है, जो बना दो खा लेंगे। और शीशी बोतल क्या पूछती हो भैया, कल से मच्छर खटमल और तिलचट्टे के पीछे पड़े हुए हैं। आज संथाल टोली के जोगिया माझी को कह रहे थे 4 खरगोश और 1 दर्जन चूहा पकड़ कर दे जाओ, पूरा इनाम मिलेगा। प्यारू को गांव भर की औरतें प्यार करती हैं। गांव भर में उसकी मामी, मौसी, नानी, दादी और काकी सभी जवान लड़कियों को दैया कहता है। डॉक्टर की मुस्कुराहट बड़ी जानलेवा है। जब आओगे तो मुस्कुराते हुए आओगे, डर लगता है। हाँ हाँ डर लगता है तो तुमको क्या, तुमको तो मज़ा मिलता है ना, मुस्कुराए जाओ। गले में आला लटकाए फिरते हैं बाबू साहब, छाती और पीठ में लगाकर लोगों के दिल की बीमारी का पता लगाते हैं। झूठ, इतने दिन हो गए मेरे दिल की बात, मेरी बीमारी का कहाँ वो जान पाए। ये जानबूझकर अनजान बनते हो डॉक्टर, तुम्हारी मुस्कुराहट से तो यही मालूम होता है। अच्छा डॉक्टर सच सच बताना, तुम क्यों मुस्कुराते हो? तुम मुझे जलाने के लिए इस गाँव में क्यों आए? नहीं नहीं, तुम नहीं आते तो पागल हो जाती। रोज़ सपने में, कहते रोज़ सपने में कमला नदी की बाढ़ में मैं बह जाती थी। बड़े बड़े सांप, तरह तरह के सांप काटने दौड़ते। तुम आए, मैं डूबते डूबते बच गई। मेरी आंखों की पपनियाँ उलट कर देखो, मेरी पीठ पर आला लगा कर देखो। वो कहते तो वो तुम डांटते हो, बड़ा अच्छा लगता है। तुम मुझे सुई से डराते हो, चढ़ाते हो, कितना अच्छा लगता है। तुम्हारी बोली कम मीठी नहीं है, लेकिन तुम एक बार ज़रूर आया करो। नहीं आओगे तो मुझे डर लगेगा। सिपहिया टोली की कुसमी कहती थी कि डॉक्टर मुझसे भी पूछता था मीठी दवा चाहिए क्या। मैं नहीं विश्वास करती डॉक्टर, ऐसा नहीं है। कुसमी झूठ बोलती है, मीठी दवा और किसी को मिल ही नहीं सकती है। डॉक्टर खबरदार, कुसमी बड़ी चालबाज लड़की है, बहुतों को बदनाम किया है उसने, हरगौरी और उसके मौसेरे भाई। लेकिन जाने दो, क्या करेंगे सुनकर। उसकी ठौर ठिकाना ससुराल फरवीसगंज में है। घरवाला एक मारवाड़ी का सिपाही, रात भर सिपाही पैरा करता है और कुसमी बेस कैंप देखने जाती है। श्री सुखदेव जी बोले हैं कि राजा एक दिन यसुमती सभी ग्वालिनों को बुलाए हैं। कमली माँ, पढ़ना बंद करो। वो बैठ के पढ़ती रहती इस तरीके से, और वो अपना ही कहानी बनाने लगती है, सोचती है। तो ये होता है कि बंद करो, डॉक्टर बाबू ने मना किया है ना, दवा पी लो, मैं तुम्हारी किताब बक्से में बंद कर ताला लगा देती हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगी। पढ़ने से क्या होगा माँ? लड़की की बात तो सुनो ज़रा, पढ़ने से क्या होगा सो डॉक्टर से पूछना। डॉक्टर बाबू से, माँ तुम्हारा डॉक्टर क्या है जानती हो? माटी का महादेव। माँ ठटाकर हंस पड़ती है, एक एक बात गड़गड़ निकालती है। अच्छा ठहर जा, आ जाने दे डॉक्टर बाबू को। माँ बाप के नैनों की पुतली है कमला विश्वनाथ वैसे भी तहसीलदार हैं, तो उन लोगों की बहुत ही मनाने के बाद तो ये पैदा हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा इनकी प्यारी है। तहसीलदार साहब बेटी की इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। माँ कमला की हर आवश्यकता को बिना मुंह खोले ही पूरा कर देते हैं। बाप ने खुद पढ़ाया लिखा है, रामायण, महाभारत, नल दमयंती, सावित्री, सत्यवान, पार्वती, मंगल, शिव पुराण। कमला रोज़ शिव पूछती है, ओम शिवकार सुखनाथ वरदायक महादेव। माँ चुप रहो। कमला माँ से लिपट कर हाथों से मुंह बंद कर देती है। पूछो ना अपने डॉक्टर से, खरगोश पालकर वो क्या करेंगे? डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता है, सिर्फ मुस्कुराता है। फिर गंभीर होते हुए कहता, अब तो सुई देनी ही पड़ेगी, दवा से बेहोशी तो दूर हो गई, लेकिन पागलपना। सभी ठठाकर हंस पड़ते। तहसीलदार साहब, माँ और प्यारू। कमली का चेहरा लाल हो जाता है। मैं आज खून का दबाव नहीं जांच कराऊंगी। दबाव? नहीं ठीक है, हाँ मैं पागल हूँ दीदी। तहसीलदार साहब बेटी को दीदी कहकर पुकारते हैं। दीदी मतलब तहसीलदार साहब जो हैं बेटी को ही अपने दीदी कहकर पुकारते हैं। कहते हैं आओ डॉक्टर साहब को देर हो रही है। ब्लड प्रेशर जांच करते समय डॉक्टर गंभीर होकर यंत्रा की ओर देखते हैं। कमली तिरछी निगाहों से चोरी चोरी डॉक्टर को देख रही है कि हाँ जी मुझे पगली कहते हो, लेकिन मुझे पगली बना कौन रहा है? गाँव में सिर्फ तहसीलदार साहब चाय पीते हैं, बढ़िया चाय की पत्ती का व्यवहार करते हैं। डॉक्टर यहाँ हर शाम को चाय पीने आते थे। कमला की माँ का अनुरोध है कि रोज़ शाम को चाय पी जाइए। तहसीलदार साहब कहते हैं कि डॉक्टर तो अपने सामान की तरह हो गए हैं। डॉक्टर को भी तहसीलदार साहब से घनिष्ठता हो गई है। तहसीलदार साहब से गांव घर और ज़िले की बहुत सी नई पुरानी बातें सुनने को मिलती हैं। राज पारबंगा स्टेट के जनरल मैनेजर डफ साहब कैसा आदमी है, आजकल एकदम हिंदुस्तानी हो गया, धोती कुर्ता पहनता, कभी कभी रोरी का टीका भी लगाता है। राज पारबंगा के कुमार जी उसकी मुट्ठी में। डफ साहब की बेटी जब तक रहेगी कुमार जी डफ साहब को नहीं हटा सकते हैं। महारानी चंपावती जात की मुसहरिन नहीं थे।
राज भूपत सिंह को मेमरानी से 2 लड़के हैं। बड़ा इयास है, राजा बपूत पोलो का जब्बड़ है। दार्जिलिंग लेस में हर साल उसका घोड़ा जीतता है, आजकल भी 22 घोड़े हैं। महफिल जमी रहती, 1 मिनट भी बंद नहीं होती। पेरिस का शराब पीता है, असल राजा तो वही है। राजपार बंगा वाला तो मक्खी चूस है। जिला का सबसे बड़ा किसान है भोला बाबू। 30,000 बीघा ज़मीन है रउआ स्टेट की। गुरबंसी बाबू भी किसान ही है, उनकी बात निराली है। दाता कर्ण वारफान में सबसे ज़्यादा रुपया दिया और कांग्रेस के सहायतापन में भी सबसे ज़्यादा रुपया दिया। और इसी को कहते हैं कि दुनिया का इंसाफ। दिल खोल कर दान देने का सुफल क्या मिलता है जानते हैं? लोगों ने झूठ मूठ अफवाह फैला दिया है कि नोट बनाता है। अरे भाई, नोट तो बनाती है उसकी कोसी गंगा किनारे हजारों बीघा ज़मीन, जिसमें ना हल लगता है, ना बैल, ना मेहनत, ना मजदूरी। बाढ़ का पानी हटा और कीचड़ वाली धरती पर चना, खेसारी, मटर सारी चीज़ उगा लो। जिला कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं शिवनाथ चौधरी। शिवनाथ चौधरी जी, जो आप तो जानती ही उनको, वो भी बड़े किसान हैं। पुड़िया कचहरी में जो वकालत सीसी बाबू कर गए हैं, वो अब कोई वकील क्या करेगा। हाई कोर्ट के बलिस्टर भी उनके बनाए हुए मिसिल को नहीं काट सकते, लेकिन फौजदारी कचहरी में कभी पैर नहीं रखते थे। एक बार राजा भूपत 10,000 फीस देने लगे। खूनी केस था। सीसी बाबू ने अपना प्रण नहीं तोड़ा, कचहरी नहीं गए, कागज़ पढ़कर सिर्फ एक जगह एक लाइन काट दिया और एक जगह और एक अक्षर जोड़ दिया। राजा भूपत बेदाग छूट गए। अब तो ना वो अयोध्या और ना वो राम। बाबा दीदी कहती है, बाबा तो दीदी जो होती है उनकी लड़की, डॉक्टर साहब आज नहीं आएंगे? आज नहीं, आज यहीं खाएंगे क्या? प्यारू से झगड़ा मोल लेना चाहती हो क्या? प्यारू से कह दिया है। तब डॉक्टर साहब हमारी तो कभी हिम्मत नहीं हुई। दीदी कहती हैं, यदि ज़बरदस्ती श्रद्धा हो तो। श्रद्धा अश्रद्धा की बात नहीं, बात ये है कि मैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं मिर्च मसाला नहीं खाता। कमली बीच में ही बोल उठी, उबली हुई चीज़ें खाएंगे ना, यही है। डॉक्टर समझ रहा है कि रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। शीला रहती तो तुरंत कुछ कह देती, शायद कहती भावात्मक संक्रमण अथवा प्रत्यावर्तन के मोड़ पर रोग पहुंच गया है। वो समझ जाते हैं। और बाकी आप देखिए कि यहाँ पे 15 वाला स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट पार्ट इसका। अब आगे ये होता है कि सुमृत दास को लोग लबड़ा आदमी समझते हैं, लेकिन समय पर वह पते की बात बता जाता है। आजकल उसका नाम पड़ा है बेतार की खबर। संक्षेप में बेतार बात छोटी या बड़ी कोई भी नई बात बेतार तुरंत घर में पहुंचा देते। तहसीलदार का वो रोटियां गवाह है। गवाही देते देते वो बूढ़ा हो गया। वसूल तगाला के समय तहसीलदार के साथ रहता। किसी को दाखिल खारिज करवानी, किसी रैयत की ज़मीन में झंझट लगा और किसी को बंदोबस्ती लेनी, तहसीलदार से पहले सुमृत दास से बात करे या रैयतों के एकांत में ले जाकर कहेगा, तहसीलदार तो हमारी मुट्ठी में, हमको 5 सुपारी खाने के लिए कुछ दो या 9 दो, तुम्हारी मर्जी। गवाही की रोटी खाने वाला, लेकिन तहसीलदार साहब को तो वाजिब जो है सो। रैयतों से छोटी छोटी चीज़ें तहसीलदार साहब खुद कैसे मांग सकते हैं, वह सुमृत दास ही मांगता है। कच्चू खीरा, बैगन, करेला, कबूतर, हल्दी, मिर्ची, ये सारी चीज़ें। कभी 1 पैसे की तरकारी तहसीलदार साहब के यहाँ खरीदी नहीं जाती। सुमृत दास भला मंगनी करेगा, आज उसकी हालत ख़राब हो गई है तो क्या वो ख़ानदान की इज्जत को भी लुटा देगा। उसके परदादा के दरवाजे पर हाथी झूमता था, सब कर्म का फेर है। सुमृत दास के पेट में कोई भी बात नहीं। कालीचरण कहता है मुंह में दांत है नहीं, बात अटके भी तो कैसे। बेतार को बहुत सी बातें मिल गई हैं। पहले बात तो ये है कि पश्चिम से मठ पर आचार्य गुरु आने वाले हैं। लरसिंह दास को कलेक्टर साहब ने भी महंत मान लिया है। दूसरी बात ये कि कल से खम्हार खुलने वाला है, बीच में भदवा पड़ गया है। तहसीलदार साहब ने कहा है कि कल शुभ दिन है। तहसीलदार साहब की खमारे के साथ ही गांव के और किसानों का खमार खुलता है। तहसीलदार साहब का खमार बड़ा खमार कहलाता है। मतलब जो तहसीलदार का खमार होता है वो बड़ा कहलाता है। जरीदाहार से बचकर भी 2000 मन धान होता है उसमें। हाँ, तीसरी बात तो कहना मैं तो भूल ही गया बेतार, वो लौट कर सुना जाता है। कपड़ा, तेल और चीनी की पुर्जी बांटने का काम बालदेव को मिला है। नाम तो उसमें डॉक्टर बाबू का भी है, लेकिन डॉक्टर बाबू कहते हैं कि हमको फुर्सत नहीं है। हमसे कहते थे कि हमारा काम आप ही कर दीजिए दास जी। हम बोले कि हमको भी फुर्सत कहाँ है। आचार्य गुरु के आने की खबर का कोई मोल ही नहीं था। बाकी 2 बात यदि सच है तो वास्तव में कीमती है। बात सच है, बालदेव जी भी कहते हैं, बात ठीक है। खमार साल भर की कमाई का लेखा जोखा तो खमार में ही होता है। 2 महीने की कटनी, 1 महीना मरनी, फिर साल भर की खटनी, दबनी, मरनी करके जमा करो। साल भर के खाए और कर्ज का हिसाब करके चुकाओ। बाकी यदि रह जाए तो फिर सादा कागज़ पर अंगूठे की टीप लगाओ। सफाई करनी है तो बैल
गाय भरना रखो या हलवाहा चरवाहा दो, फिर कर्ज खाओ, खमार का चक्र चलता रहता। ये जैसे आपने गोदान उपन्यास को पढ़ा था, तो आपको देखते हैं कि एक चक्र किसानों में कृषक जो करते हैं कि अपना उनका एक कोई भी फसल उगाना है तो एक पूरा चक्र चलता रहता है कि क्या क्या प्रोसीजर करना है, करने के बाद फिर उनके पास क्या बचता है, कितना रखते हैं, या फिर कितने लगान के चक्कर में लोगों ने वसूल लेते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचते। ये पूरा वही चीज़ आपको यहाँ भी देखने को एक तरीके से मिल जाता है। खमार में बैलों की झुंड से दबनी मरनी होती है, बैलों के मुंह में जाली का जाब लगा दिया जाता है। गरीब और बेजमीन लोग की हालत भी खमार के बैलों जैसी है, मुंह में जाली का जाब, लेकिन खमार का मुंह ये नहीं टूट सकता। भुरकुआ उगते ही खमार खलियान बाढ़ सूखा जग जाता है। सुई की तरह गड़ने वाली माघ के भोर की ठंडी हवा का कोई असर देह पर नहीं होता। ओस और पाले से दूध शून्य हो जाता है। जब हाथ से अपनी नाक भी नहीं छूट जाती, तब घूर में फिर से सूखे पुआल डालकर नई आग पैदा की जाती है। घूर में शकरकंद पकता रहता है। घूर के पास देह गरमाने की बारी जिसकी रहती है, वह प्रातकी गाता है। हरिबिन के पुरही मोर सुवारत अथवा निर्बल के बलराम हो संतो। दिन भर धान झाड़ फटकर ये सब चलता है। फिर धान के बोझ छींट दिए गए और शाम से फिर दबनी मरनी ये सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट हो गई। कपड़ा, तेल और चीनी की पुर्जी कमलदाहा के कमरुद्दी बांटते थे। मेरीगंज से कमलदाहा 10 कोस है। 10 कोस जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पुर्जी पाना बड़े भाग की बात समझी जाती है। कमरुद्दीन बाबू कुजड़ा हैं, बैगन की बिक्री से ही जमींदार हुए हैं। मुस्लिम के लीडर हैं, मतलब मुस्लिमों के लीडर हैं। कटिहार पूर्णिया मोटर रोड के किनारे पर ही घर है। हमेशा हाकिम हुक्काम उनके यहाँ आते रहते हैं। महीने में 60 मुर्गियों का खर्च है। लोग कहते हैं कि नए एसडीओ जब आएंगे तो सारे इलाके में बात मशहूर हो गई कि बड़े कड़े हकीम हैं, किसी के यहाँ ना तो जाते हो ना किसी का पानी खाते। लेकिन कमरुद्दीन बाबू भी पीछा छोड़ने वाले आदमी कहाँ हैं। एसडीओ इन्होंने बताया कि एसडीओ का डलेबर मुसलमान है, उसको कुरान का कसम देकर 5 सुपारी खाने के लिए दिया। बस एक बार कटिहार से लौट रहे थे एसडीओ साहब, ठीक कमरुद्दीन बाबू के घर के सामने आकर मोटर गाड़ी खराब हो गई। 10 बजे रात को एसडीओ साहब और कहाँ जाते। उसके बाद से कमरुद्दीन बाबू आँख मूंद कर बिलेक करने लगे। एक बार पुरानिया मीटिंग में कांग्रेसी खुशाय बाबू ने हाकिम से कहा, पब्लिक बहुत शिकायत करती है। कमरुद्दीन बाबू ने हंसते हुए पूछा, हिंदू पब्लिक या मुसलमान। हाकिम भी समझ गए कि कमरुद्दीन बाबू लीगी है, इसमें लोग झूठ मूठ दोख लगाते हैं। अब तो बालदेव जी पुर्जी देंगे। बालदेव जी को बिलैती कपड़ा से क्या ज़रूरत है, खद्दड़ को छोड़कर दूसरे कपड़े को तो छूते भी नहीं हैं। जय हो गांधी महात्मा की जय हो। कल खमार खुलेगा। पिछले साल से खमार खुलने के दिन जालिम सिंह का नाच हुआ था। जालिम सिंह सिपाहियों ने एक डोमी से शादी कर ली थी, लेकिन इस बार कीर्तन होना चाहिए, सुराजी कीर्तन, मतलब स्वराज का कीर्तन। बेतार कहता है इस बार बिदावत नाच होगा। डॉक्टर बाबू बिदावत नाच देखेंगे। तहसीलदार साहब तो हंसते हंसते लोट पोट गए। कितना समझाया कि डॉक्टर बाबू वो तो बहुत पुराना नाच है, खाली विकेट होता है उसमें, लेकिन गांव का क्या कह सकते, कालीचरण का कीर्तन नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब को एक दिन कीर्तन सुना देंगे। बालदेव जी को डॉक्टर बाबू की बुद्धि पर अचरज होता है। बितावत नाच क्या देखेंगे, बड़ा खराब नाच है, कोई भला आदमी नहीं देखता, खराब खराब गीत गाते हैं, नाच ही देखने का मन ही तो था। तहसीलदार साहब से कहकर सिमर बनी गांव की ठठेर कंपनी को बुलवा लेते हैं। आने जाने और 50 आदमी के खाने का खर्चा क्या तहसीलदार बाबू साहब नहीं दे पाएंगे। गांव वाले देखते तो आंखें खुलती। सिमर बनी का ठठेर कंपनी मशहूर है। महावीर जब दुर्योधन का पाठ लेकर हाथ में तलवार लेकर गरजते हुए निकलते तो एक कोस तक उसकी बोली साफ सुनाई पड़ती, बस बंद करो ये मृदंग बाजा, हमको अच्छा नहीं लगता। गांव भर के लोग तहसीलदार साहब के खमार में जमा है। समियाना तान दिया गया है, समियाना खचमखच भरा है। डॉक्टर बाबू सिंह जी और खिलावन जी यादव कुर्सी पर बैठे हैं। कालीचरण अपने दल के साथ जोतकी जी नहीं आए। सिंह जी ने कहा आज भी उनके दांत में दर्द है भाई। सभी ठठाकर हंस पड़ते हैं। सभी जोतकी जी के नहीं आने का कारण जानते हैं। उनका बेटा नाम लरैन भी बितावत नाच का समाजी है। बाभन नाचे तेली तमाशा देखे। कुपुत्रा निकला राम नारायण। उन लोगों ने बोला कुपुत्र निकला, वो कुपुत्र जो पुत्र था कुपुत्रा निकला राम नारायण। सीओ बालदेव जी नहीं आए, कोई भला आदमी नहीं देखता बिदावत नाच। अब मृदंग पर चलंती बज रहा है। मुंह पर कालिक चूना पोत कर फटा पुराना पजामा पहनकर लकैया दास बिकटा बन गया। और ये इनका मतलब आंचलिक जो वो होता है अपनी खुशी के लिए लोग करते हैं। और उसमें ये होता है कि लगातार ओहो ओ नायक जी बिकटा जोर से चिल्ला उठता है। और ये
मतलब वो जिस तरीके से उनको अभिनय करना है, वो तुम खाटी चलाने घी हो, जिस चलाने से घी की पूड़ी भंडारे में हुई तो खाकर हमारा पेट 10 दिन खराब हो गया। तो ये पूरा उनका ये चलता है और उसी लैंग्वेज में इसको पूरा लिखा गया, तो उतना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने उतना ज़्यादा काम का नहीं है। मृदंग के ताल पर दबे पाँव का नटवा आता है, ताल पर ही चलकर सबसे पहले मृदंग को प्रणाम करता है, फिर झाल करतार की ओर, अंत में मुलैगन लिबड़ू पासवान का पैर छूकर प्रणाम करता है। पोलिया टोले की छीतन दास का बेटा चलितर लड़कियों की तरह लंबा बाल रखता है, नाक में बुलाक भी हमेशा पहने रखता है। वो नटवा है, अभी साज पोशाक पहनकर एकदम बाभिन की तरह लग रहा है छौड़ा। कान में कनफूल किसका है? कमली दीदी का। वारे छौड़ा, आज यदि ये कान का कनफूल बख्शीश में जीत लो तो समझो कि असल विद्वतिया का चेला है तुम। मृदंग बजाता है उचित दास, क्या कहा असल विद्वतिया? हम सहरसा के गैनू मृदंगिया का चेला है, जानते नहीं हो? गैनू मृदंगिया एक बार अपने समाजी के साथ कहीं से नाच करा रहा था। चोर लोग जानते थे कि गैनू मृदंगिया का समाज 100 रुपये नगद धोती कुर्ता गमछा वगैरह लेकर लौट रहा है। फिर क्या था, चोरों ने घेर लिया गैरू मृदंगिया को, वह पीछे पड़ गया था। जिस मैदान के लिए शायद गैनू मृदंगिया ने क्या कहा बोलो तो नहीं जानते। ये सब बातें होती रहती हैं और फिर ये होता है कि चलो सब लोग एक जगह पे बैठ के जलसा करते कि सुनिए ज़रा इसकी बोली। इसलिए ना कहा था कि खाटी चलाने घी हुआ। जी हमारे एक ही बिजली बत्ती ख़राब है, तुम्हारी क्या दोनों ख़राब है? आजकल रेलगाड़ी में सुनते हैं कि बत्ती नहीं जलती, और फिर पहले बेलगेटो तब तो ये सब करते रहते हैं ना। इसमें उस तरीके से कुछ नहीं है कि आप सारा उसको पढ़ते जाओ। छद्म लैट नहीं जानते, देखो पंचम लैट तो यही कि जो अभी पंच परमेश्वर के बीच में चल रहा है। छठम लैट तुम्हारे घर में आजकल जलता है, तेल मिलता ही नहीं, एक पटुआ की संठी में आग लगाकर हाथ में लेकर खड़ा रहे तो भग भग करके इस तरीके से उनका वो चलता है। अब ततमा टोली की औरतों की गिरोह में बैठी फुलिया का जी ऐठ रहा है, अब एक गृह रह लो ना जी। तहसीलदार साहब की हवेली की सामने वाली खिड़की खुली हुई है, कमली दीदी भी देख रही हैं। नहीं देखेंगी तो बख्शीश कैसे देंगी? देखा बेटा फिरकी की तरह नाच रहा, पुरैन के फूल की तरह घाघरी खिल जाए। अरे वो नायक जी एक बात तो बताइए कि वो हमको छोड़कर कहीं जा रहा है क्या? चलो चलो तमाशा, अजी वो तुम्हारे ही पास जा रहा है, अजय तमाशा चल रहा है। वो जागीरदार तो माए बाप ने रख दिया था, लेकिन जिस मालिक के यहाँ भैंस गाय चराने के लिए भर्ती होती थी वही उनको कुछ दिन बाद मार पीट कर निकाल देता था। मेरे बाबूजी गाय भैंस लेकर जाते थे और मालिक के ही हरे भरे खेत में छोड़कर सो जाते थे। मेहनत क्या था, लक्ष्मी ने बैल ने मालिक लोग दूध घी खाकर जिस भैंस के दूध से मोटे हो गए उस उपजे में तो इनका भी हिस्सा है, खाओ लक्ष्मी। इसलिए लोगों ने उनका नाम उजाड़ई दास रख दिया है। तो देखिए इसमें पात्रों की कमी नहीं है ना, लगातार आप देख रहे हैं कि अब ये इतना इस तरीके से हम गा के इस तरीके से नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो पता है कि अपने काम का ज़्यादा नहीं है। हाँ, हरी के संग काहे दोख देखा, जितना दोख हम सब लोगों के साथ अपने खेले रसलीला हमरे बेले में पंचायत का झड़ी और जूता है। क्या है, क्या हुआ? डॉक्टर साहब का नेगड़ा नौकर आकर क्या बोलता है? कमली दीदी ने कनफूल दे दिया। वारे छोड़ना नाम किया जियो रे चलिता, तुम उनका कनफूल ले लिया। बिकटा भी क्यों पीछे रहा? थेते कर देगा, नाच जमाए आज, क्या हो गया? लेकिन कैसे कहे? बिकटा तहसीलदार की ओर उंगली उठाकर डरने की मुद्रा बनाता। अरे हम समझ गए तो कहो ना भाई, तहसीलदार समझ जाते, दुनिया में सिर्फ हम ही एक तहसीलदार पटवारी है। बात तो तुम ठीक ही कहोगे, सुनते हैं डॉक्टर साहब, अब ये तहसीलदार का बिकैटा करेगा। नायक जी हमको धीरज बांधाने वाला कोई नहीं सुनता कि बारात छत्तर में सरकार बहादुर कोसी मैया को बांध रहा है, लेकिन हमारे दिल को बांधने वाला कोई नहीं है। अरे कहो भी, अच्छा तो सुनो, 50 साल से शुरू करते हैं सर्वे सितमंटी, एक साल सुनो सुनो जरूर कोई नई बात जोड़ा होगा। बजाने को कहो, फिर गाना बजाया जाता है, उसकी थाप पे चलते इधर जमींदार छप्पर पर कट्टू लत्तर का सीरा, बकरी का पाठा और 4 जोड़ा कबूतर सिर्फ तलबान में ही साफ कर गया है। ओ खी खी करके ये समियाना फट जाएगा, कमाल कर दिया है। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर तहसीलदार से पूछते हैं, गीत तो विद्यापति का गाता है, बिकटे की रचना किसने की? आप भी डॉक्टर साहब क्या पूछते हैं? तहसीलदार साहब हंसते हैं, इनकी रचना के लिए भी कोई तहसीलदार और वाल्मीकि की ज़रूरत, खेतों में काम करते हुए तुक पर तुक मिला देते हैं, बस इनका गाना हो जाता है। और वाकई में इनके गाने में आप मिलाएंगे तो उस तरीके से आपको कुछ लगेगा नहीं। और इस तरीके से इन लोगों का सारा प्रोग्राम होता रहता है। बाकी अगला आप देखिएगा कि 16 वाला पार्ट है, तो फिर वो अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।